हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में मैं बता देता हूं कि वर्तमान में व्यापम का एक नया पैटर्न आया है जिसमें कूट आधारित प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसी पैटर्न को आधार मानकर मैंने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्रैक्टिस सीरीज में कूट वाले प्रश्न ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ताकि आप ये सुनिश्चित कर पाए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और कितनी आपको करनी बाकी है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने इस प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट किया है और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा रहा है और आपने कमेंट भी किया है कि हाँ, हमको आगे सीरीज चाहिए। तो इसीलिए मैं इस सीरीज को फिर से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, आज लगभग हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो इसके बाद जाकर आप जरूर देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा इसमें लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये आपको पीडीएफ में एक बार दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, अगर आप 20 क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 20 नहीं, आप लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न के भीतर 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप थोड़े लंबे समय तक मेरे साथ बने रहते हैं, इसका मतलब आप लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 है, तो उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल भी 1 होगा। ये हमको सिद्ध करना है और कारण दिया है, जब भाजक आधा हो जाता है तो शेषफल भी आधा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले कथन देखते हैं। माना कोई संख्या x है। अब प्रश्न में बोल रहा है, अगर मैं इस संख्या को 8 से भाग दे देता हूं ना, तो ये बन जाता है, हमको शेषफल मिल जाता है 5। और वही फिर से कहा है, यदि इसी संख्या को मतलब x को अगर मैं 4 से भाग दे देता हूं तो आपको शेषफल मिलता है 1। तो इसको हमको सिद्ध करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं ना कि वह संख्या क्या है। तो देखिए, माना वो संख्या क्या है, 13 है। अब ये 13 क्यों लिया, तो मैंने मन में ही पढ़ा 8 का, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16। तो 8 एक कम 8 जब मैंने लिया और 8 में मैं क्या करूं कि शेषफल मेरा शेष 5 बचे। इसका मतलब अगर मैंने 8 से 5 ज्यादा ले लिया और फिर 8 से भाग दे दिया तो 8 और 8 तो कट जाएगा और 5 मेरा शेषफल बन जाएगा। इस प्रकार से माइंड से ही हमको इसको सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, मैं ले लेता हूं यहाँ पर, माना वो संख्या क्या है, 13 है। अब 13 को जब मैंने 8 से भाग दे दिया तो कितना मिलेगा हमको, शेषफल 5 मिलेगा। अब ठीक उसी प्रकार से प्रश्न में बोला है, अगर उसी संख्या को मैं 4 से भाग दे देता हूं ना, तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। चलिए चेक करते हैं। 4 तिया कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर कितना बच गया, शेष 1 बचा। तो पूर्णतः हमारा अभिकथन सत्य होगा। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये एग्जाम्पल कैसे लिया है मैंने, हम और आपको बताते हैं। तो देखिए, जैसे मैं 8 का और पहाड़ा पढ़ता हूँ, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो 16 में ऐसा क्या करूं मैं कि 5 शेषफल बच जाए। तो 16 में मैं 5 जोड़ देता हूं भाई। अब 16 में मैंने 5 जोड़ा तो कितना मिला, 21। तो 21 जब मिला तो चलिए फिर से चेक करते हैं। अब 21 को मैं 8 से पहले भाग दे देता हूं, तो बताइए कितने बार में जाएगा, तो 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 5 शेषफल बचा। अब इसी 21 को प्रश्नानुसार मुझसे किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 पंचे 20। तो यहाँ पर फिर से 1 शेषफल हो गया। इसका मतलब अभिकथन हमारा 110% करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं कारण में। तो जब भाजक आधा हो जाता है तो शेषफल भी आधा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी नियम आज तक बना नहीं है कि अगर आप भाजक को आधा कर देते हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है शेषफल भी आधा हो जाएगा। तो दोस्तों, कारण यहाँ पर पूर्णतः गलत है। तो केवल और केवल कथन यहाँ पर अभिकथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मतलब अभिकथन सत्य है लेकिन कारण बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब नहीं पहले जैसे जुड़ा जोड़ घटाओ गुणा भाग वाले नहीं पूछे जा रहे ना। तो वर्तमान पैटर्न के हिसाब से हमको चलना होगा। देखिए, सही जोड़ी बनाइए, तो यहाँ से प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व कर जाइए। सही जोड़ी यहाँ पर संख्या दी गई है और यहाँ पर उसके प्रॉपर्टीज गुण धर्म दिए गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए बताइए, 144, 343, 64, 125। चलिए सॉल्व कीजिए आप और कमेंट कीजिए आंसर। तो देखिए, यहाँ पर पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग, केवल पूर्ण वर्ग संख्या और 7 का त्रिघात। इसका मतलब घन और वर्गमूल के वर्ग के आधार पर यहाँ पर प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने देखा 144। तो 144 क्या है, ये 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है। जाहिर सी बात, ये कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, यहाँ पर दिया है 3 में। क्या यहाँ पर 144 किसी का घन आता है, क्या नहीं आता। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सारणी बना लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग है,
और यहाँ पर घन है। देखिए ऐसा नहीं सॉल्व करना आपको, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर वर्ग और घन का मैंने बताया सारणी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका 144 का। तो बताइए 144 किसका पूर्ण वर्ग है? 12 का। क्या 144 किसी का घन है क्या? नहीं है भैया, ठीक है। तो ये बन गया। अब आते हैं 343 में आते हैं। 343 की क्या प्रॉपर्टी है? अगर 343 को मैं ध्यान से देखूं ना, तो ये किसका घन है? तो ये वर्ग है क्या किसी का? तो वर्ग तो किसी का नहीं है, लेकिन घन किसका है? 7 का त्रिघात का। तो यहाँ पर 343 7 के त्रिघात के बराबर है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं 64 64। तो ये किसी का वर्ग है क्या? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये 8 का वर्ग है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर त्रिघात में देखूं, तो दोस्तों ये घन में भी है। तो 4 का घन यहाँ पर 64 होता है ना। तो 4 को 3 बार हम गुणा करेंगे तो 64 हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये वर्ग भी है और ये घन भी है। अब देखते हैं, देखिए इसको बढ़ा लेता हूँ 125। तो दोस्तों यहाँ पर 125 की बात की गई है। तो 125 किसका वर्ग है? ये तो वर्ग किसी का नहीं है, लेकिन ये घन है ना। तो हाँ 5 का ये घन है। इसका मतलब हमें सारे गुणधर्म यहाँ पर पता चल रहे हैं, तो सीधा मिला लीजिए। तो देखिए 144 सिर्फ और सिर्फ वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, केवल पूर्ण वर्ग। 343 7 का त्रिघात है, तो यहाँ पर देखिए 7 का त्रिघात में मैंने मिला दिया। 64 यहाँ पर पूर्ण वर्ग भी है और घन भी है, तो यहाँ पर हमारा सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 125 हमारा वर्ग नहीं है, केवल और केवल घन है, तो यहाँ पर पूर्ण घन हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए A3B4 किसमें है? देखिए सीधा दो ही को अगर आप सॉल्व करते ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप सीधा यहाँ पर आंसर दे सकते थे। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मेरा काम है आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट को क्लियर करना, इसीलिए मैं यहाँ पर एक एक चीज आपको समझाते चल रहा हूँ। वरना मैं सिर्फ और सिर्फ 2 को सॉल्व करता और मेरा आंसर वहीं पर आ जाता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बताना है आपको कौन सा सत्य है ना। चलिए तो दिया है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो देखिए इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनाए जाते हैं। चलिए आपको बता देता हूं एग्जांपल। 3 क्रमागत संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 और 3। अगर इन तीनों का मैं गुणा करता हूं तो कितना आता है? 6। तो इसका गुणनफल सदैव 6 से भाग जाएगा पूर्णतः। तो जा रहा है कि नहीं? पूर्णतः चले गया भैया। 6 कम 6 कम 6। और आगे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं क्रमागत संख्या कौन कौन से ले लेता हूं, 2 3 और 4। चलिए आपस में इन सभी का गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 दूनी 24। अब ये 24 6 से भाग जा रहा है कि नहीं? चले जाएगा। तो 6 कम 6 6 चौक 24। इसका मतलब 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इसको आपको माइंड में घुसा लेना है, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आपको 100% क्लियर है, आप यहाँ पर से भी आंसर ला सकते हैं। फिर आते हैं बी में, किसी संख्या के वर्ग के इकाई में 2 3 7 या 8 कभी नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये भी प्योर कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी संख्या का ले लीजिए, जैसे मैं 8 का वर्ग लेता हूँ। 8 का वर्ग कितना आता है? 64। तो इसके इकाई में देखिए क्या 2 3 7 या 8 है क्या? नहीं। आप कोई भी संख्या लिखिए, जैसे 9 का वर्ग ले लिया, 9 ने 81। तो कभी भी 2 3 और 7 और 8 कभी भी किसी के भी वर्ग में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये पूर्णतः सत्य है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन का भी काम होता है। जैसे एक क्वेश्चन में दे दिया गया है, बताइए कौन सा पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो दोस्तों जिसके इकाई में आपका 2 3 7 या 8 दिख गया ना, तो आप आंख बंद करके वहां पर आंसर देंगे कि ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक अगर हमको निकालना है तो उनका गुणनफल निकाल दे, सीधा हमारा आ जाएगा एलसीएम। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभाज्य संख्या मैं ले लेता हूं 11 और 17। ये बहुत बड़ा हो गया, छोटे से मैं ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे मैं संख्या ले लेता हूं 7 और 11 ही ले लेता हूं। अब इन दोनों का अगर मुझे एलसीएम निकालना है ना, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं क्या करूंगा, इन दोनों का गुणा कर दूंगा। तो 11 और 7 का गुणा कर दिया तो मैंने कितने बार में आया? 77। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो क्या करना है? तीनों को गुणा कर दीजिए। तो 5 या कितना हो जाएगा? 15। इस प्रकार से इसका एलसीएम आ गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब आते हैं डी में। यदि किसी संख्या में अंकों का योग 9 से विभाज्य है
तो वह संख्या भी 3 से भी विभाज्य होगी। बहुत ही अच्छा। कैसे? देखिए, माना कोई संख्या हमने मान लिया 81 है। अब इन दोनों के संख्याओं का योग, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, चलिए देख लेते हैं। 8 + 1 = 9 और इसको भाग दे देते हैं 9 से। बताइए पूर्णतः भाग चले गया ना? चले गया। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ना, ये 3 से भी पूर्ण रूपेण विभाजित होगी। देख लेते हैं, जैसे 81/3 तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। इसका मतलब हमारा ये जो कथन है ये पूर्णतः सत्य है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ए बी सी और डी सभी सही। ठीक है, मजा आ रहा है? देखिए, मेरा काम है कि इसी प्रैक्टिस सेट में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना, वरना मैं जल्दी जल्दी समझा के जल्दी जल्दी भी निकल जाता। ऐसा मत समझिए कि अगर इतना लंबा वीडियो बन रहा है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन भी इतना ही लंबा बनेगा। नहीं, आप इसको 30 मिनट या 20 मिनट में ही उड़ा के निकल लेंगे। ठीक है, चलिए और फिर बार बार इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। चलिए, प्रश्न चौथा है। तो देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि उनका एलसीएम 1200 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने कराया है। चलिए फिर से करा देते हैं। तो जब एचसीएफ निकालना है, मान लेते हैं भाई, माना कि एचसीएफ क्या है? एचसीएफ एक्स है। ठीक है, तो संख्याएं 3:4:5 में है ना, तो संख्याएं हम मान लेते हैं। संख्याएं क्या है भाई? कौन सी मिल गई? गुणा कर दीजिए एचसीएफ से। 3x, 4x और 5x, हमको संख्याएं मिल गई। अब यहाँ पर प्रश्न में बोला है यदि उनका एलसीएम किसके बराबर है? 1200 के बराबर है। इसका मतलब 3x, 4x और 5x का एलसीएम इसके बराबर है भैया, 1200 के बराबर है, तो एचसीएफ का मान निकालना है। इसका मतलब x का मान निकालना है। चलिए भैया, 3x, 4x और 5x का एलसीएम कितना होगा? लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो 5 चौक 20, 20 या 60, सीधा 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? तो 60x बराबर कितना हो जाएगा? 1200। ये तो प्रश्न में दिया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1200। 60 नीचे आ जाएगा, ये 0 0 6 दूनी, x बराबर 20 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। x हमने क्या माना था? एचसीएफ को ही तो माना था, और एचसीएफ हमारे से पूछा गया है। तो यहाँ पर x का मान 20 यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न चुटकियों में बनने वाले हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी मैंने ले लिए। तो देखिए, यहाँ पर दिया है √12 + √12 + √12 प्लस इन्फिनिट, अनंत तक जाना है। बराबर है इसका मान x के, तो x² - x का मान निकालना है। तो देखिए, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर आपको समझना है ना तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए, ये है 12 प्लस, ठीक है, फिर √12 प्लस, फिर √12 प्लस, इसी प्रकार से ऐसा ऐसा करके इन्फिनिट, अनंत तक चलते जाता है। और इसका मान कितना है? ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए, आपको मैंने क्या लिया इस प्रश्न से? देखिए, 12 प्लस, ये तो दिया है, इतना तो दिया है, देखिए इतना तो दिया है। अब देखिए, यहां से लेकर, अगर मैं देखूं यहां से लेकर यहां तक पूरा अनंत तक फिर से वही सीरीज चल रही है। तो ये इसी सीरीज को क्या माना गया है? x माना है। तो इसके आगे अगर मैं इसको x मानकर इसका मान ही रख देता हूं तो कुछ बुरा होगा क्या? नहीं। तो सीधा 12 प्लस मैंने इसके जगह में क्या रख दिया? x रख दिया। और इसके बराबर में क्या है? ये x तो दिया ही हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा? तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। ठीक है, तो जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं तो इधर का वर्ग अगर मैं करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो वर्ग और करनी कट जाएगा। तो यहां पर बचेगा 12 धन x, और x का वर्ग किया तो ये मिल जाएगा मुझे x का वर्ग। अब पक्षांतर कर देने पर x का वर्ग तो वही का वही, इसको इधर पक्षांतर कर दूं तो -x बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो यही तो हमको निकालना था कि x² - x का मान क्या होगा। सीधा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। ये मैथ्स तो 10th लेवल का है ना? इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको। 10th में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है अभिकथन, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल 4% कम हो जाएगा।
कारण दिया है जब राशियों में क्रमशः a% की वृद्धि और a% की कमी हो तो उनके गुणनफल में a² 100% की क्या होती है, कमी होती है। बहुत ही शानदार। इसके लिए देखिए एक सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या, x% प्लस y% और प्लस माइनस xy% अपॉन, ठीक है, मोस्टली चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो सूत्र है हर जगह काम आता है, चाहे क्रमिक तुल्य समतुल्य बट्टा निकालें, चाहे इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालें, और इस प्रकार से आप चीजों को निकालें। तो चलिए, तो यहाँ पर दिया है अगर बढ़ाने के अभिकथन में चलते हैं कि अगर बढ़ाने की बात की जाए इसका मतलब हम प्लस करेंगे, और अगर घटाने की बात की जाए इसका मतलब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले x% मतलब 20% बढ़ा दिया गया, यहाँ पर सूत्र में मान रखिए तो ये +20, ठीक है, और फिर प्रतिशत भी लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखेंगे तो बाद में आंसर आ जाएगा। फिर y, उसके बाद प्लस y कितना हो जाएगा, 20% घटा दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20, ठीक है, और फिर प्लस लिखे या माइनस, तो चलिए प्लस लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 x का मान और फिर एक है -20। एक एक चीज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए यहाँ पर 20% है और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और यहाँ पर एक शून्य एक शून्य एक शून्य और एक शून्य कट गया तो 2 दूनी 4%। और देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस का माइनस, तो -4% है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कमी दिख रही है यहाँ पर, तो हमारा 4% यहाँ पर कम हो जाएगा। ये डेफिनेटली अभिकथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है, अब कारण की पुष्टि करते हैं। तो देखिए जब दो राशियों में क्रमशः 1% वृद्धि और 1% कमी हो ना, तो सीधा यहाँ पर सूत्र आपको दे दिया गया है। ये आपको बता रहा है कि अगर आपको 1% वृद्धि और 1% कमी दे दी गई तो आपको सीधा सूत्र निकालना है, क्या, a² अपॉन 100% की कमी होती है। इसका मतलब यहीं पर अगर हम मान रखते तो हमारा आंसर आ जाता। तो देखिए दोनों में यहाँ पर 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो a बराबर 20 रखिए, तो 20 का वर्ग मतलब 20 गुणा 20 बटा 100, ठीक है, बराबर आ जाएगा 4%, और 4% की कमी यहाँ पर दी गई है। तो कारण भी यहाँ पर कंटिन्यू 110% सत्य है, और हमारा कारण से अभिकथन की पुष्टि भी होती है, क्योंकि यहाँ पर से भी हमारा आंसर वही आता। तो दोस्तों कारण जो है अभिकथन की पुष्टि करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, छोटी सी छोटी चीज, बस कॉन्सेप्ट आपका हर तरफ से क्लियर रखिए, चाहे आप कान को इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए। देखिए इस सूत्र से भी मैंने वही आंसर निकाला और यहाँ पर से भी मैंने वही आंसर निकाला। ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी कैसे आया, इसी सूत्र से आया है भाई। सीधा यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा करके उसने सीधा यहाँ पर ये फॉर्मूला को रख दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सर्व समीका दिया गया है और इसका मान दिया गया। तो चलिए मोस्टली लोग इसका आंसर दे देंगे। चलिए कमेंट में इसका आंसर आप 100% दीजिए मुझे। अगर ये भी नहीं बना पाए इसका मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है इसका सूत्र, a² + 2ab + b² होता है। उसके बाद ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ये a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर a + b और a - b का सूत्र क्या होता है, सीधा a²। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। मुझे लगता है कि मोस्टली लोग इसका आंसर 110% देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। निम्न में से कौन से कथन सत्य है। देखिए एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार से जब भी आपको दिया गया तो देखिए नाव की धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल होती है बराबर, देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको पता है। डाउन स्ट्रीम चला तो अनुकूल बोलते हैं, अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप क्या लिख सकते हैं, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। ये हमारी धारा की चाल निकल जाती है जब हमें अनुकूल और प्रतिकूल दिया होता है। अब उसी प्रकार से अगर नाव की चाल निकालनी होती, यहां पर होता अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2। तो धारा की चाल अगर निकालनी हो तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2 करना है, और अगर नाव की चाल निकालनी है तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2 करना है। हमारा आंसर आ जाता। तो देखिए हमको बोला गया है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर है, ये हमको बताना है। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं भाई।
धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना होता है, अनुकूल माइनस प्रतिकूल। तो यहाँ पर कितना दिया है, अनुकूल में 30 माइनस प्रतिकूल में कितना दिया है 20 बटा क्या हो जाएगा 2। 30 माइनस 20 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति। यही तो धारा की चाल है दोस्तों, ये तो हमारा 110% सही है। तो चलिए आप बताएंगे कि नाव की चाल क्या होगी, की चाल मेरे साथ में बनाते चलिए ना। तो बताइए नाव की चाल क्या होगी, कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दीजिए। अब आते बी। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर 6 दिन में इसे काम खत्म कर लेंगे। चलिए इसको थोड़ा क्लीन करता हूं मैं, है ना, और थोड़ा क्लीन दिखेगा आपको। चलिए भाई, बोला है, देखिए शानदार चीज है, एक शानदार ट्रिक भी बताऊंगा इसमें। बोला है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर, तो जब इस प्रकार से दोनों का काम दिया गया है और मिलने की बात की जाती है तो सीधा यहां पर सूत्र लगाना, ए गुणा बी बटा ए धन बी। सीधा आपका कार्य का समय मिल जाएगा जब दोनों मिलकर काम करें। चलिए तो देखिए ए कितना है, 10 दिन में काम कर रहा है, बी कर रहे हैं 15 दिन में, अब दोनों मिलाकर कितना कर रहे हैं 10 धन 15, 10 धन 15, ए प्लस बी मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 150 बटा 25, ये हो जाएगा 25 छक्का 150। 6 दिन में काम करेंगे, यहाँ पर से सीधा आपका आंसर आ जाता है। अगर ऐसे में आपको दिक्कत होती है तो एक और मेथड है, मैथ्स के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। ये बेसिक मेथड है जिसको रेशियो मेथड बोलते हैं। देखिए बोला गया है ए इसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितना 15 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर 6 दिन में इस काम को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कुल कार्य कितना होगा, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 30। ये कुल कार्य है, ठीक है। अब इसकी क्षमता अगर हमें निकालनी है तो 30 को पहले 10 से भाग दीजिए तो 3 बार में, इसका मतलब ए की क्षमता कितनी हो गई 3। ठीक उसी प्रकार से 30 को 15 से भाग दीजिए तो 2 बार में, इसका मतलब बी की क्षमता हो गई 2। इसका मतलब हो गया ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब हमसे पूछा है अगर दोनों मिलकर काम करें तो इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बताइए भाई, मिलकर वो एक दिन में कितना काम करते हैं 3 + 2, ये है ना, बराबर 5 काम करते हैं। तो हमको कुल कितना काम कराना है 30 काम। तो 30 काम को एक दिन में 5 काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 5 × 5 5 × 30। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर 110% आ जाता है। ये सीधा फॉर्मूला मेथड है और ये हमारा कॉन्सेप्ट मेथड है, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। चलिए बी भी सही है। अब बोलता है सी है 5 संख्याओं का औसत 20 है तो उनका योग 100 है। चलिए भैया एकदम बेसिक से क्लियर कर रहा हूं आपका, क्या होता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्या, यही तो औसत की परिभाषा होती है। तो जब मुझे योग निकालना है, योग निकालना है तो हमारा सूत्र हो जाएगा औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या हो जाएगी ना, ऑब्वियसली होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमको योग दिखाना है कि 100 आएगा या नहीं। तो हमको मिला है औसत कितना मिला है भाई 20 मिला है, तो 20 रख देते हैं, गुणित संख्या कितनी है 5, यहाँ पर 5 रख देते हैं, 20 पंचे यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी और सी तीनों के तीनों करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार रेल वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोस्टली लोगों को यहीं पर डाउट होता है लेकिन आज हम इसको उड़ा के छोड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। देखिए रेलगाड़ी जा रही है और ये जो है प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको दी गई है। तो इसकी लंबाई कितनी है भाई 150 मीटर, ये किसकी लंबाई है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। अब इसको कितने सेकंड में पार कर लेती है 25 सेकंड में। अब 25 सेकंड में पार कर लेती है, इसका मतलब आपने क्या समझा, वो खुद की भी लंबाई को पार करेगी और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो जो 25 सेकंड है, 25 सेकंड, ठीक है, तो 25 सेकंड में वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। इस चीज को समझना, ट्रेन की खुद की तो लंबाई होती है ना, कितनी लंबी होती है ट्रेन, तो भाई खुद की लंबाई को पार करने में भी तो टाइम लगेगा, है ना। चलिए इसको अच्छे से लिख लेता हूं, ये 25 अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये 25, ठीक है।
अब आते हैं आगे, यदि ये एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, अब देखिए यही ट्रेन अगर इस खंबे को है ना, छोटा सा खंबा है, इसको कितने में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बस आपको कॉन्सेप्ट छोटा सा समझना है, बाकी आपको 100% इसका क्वेश्चन बनेगा। कैसे, आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं एक चीज बताऊं, तो यहां पर जब दूसरे कंडीशन में हमने देखा तो ये जो ट्रेन है इस खंबे को 10 सेकंड में पार कर देती है। तो दोस्तों जो खंबा है, खंबा उसको पार करने में उसको ज्यादा समय लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि खंबे की यहाँ पर लंबाई है ही नहीं, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा है, इसको नगण्य मानते हैं। इसका मतलब वो पूरे के पूरे अपनी लंबाई के बराबर ही क्या है, समय ले रही है। इसका मतलब है दूसरे स्थिति में उस ट्रेन की समय दी गई है कि वो अपने लंबाई को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, और कुछ नहीं दिया है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर अगर ट्रेन खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर 25 सेकंड दिया है। अब 25 सेकंड का मान है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को, तो ट्रेन खुद को कितने में कर रही है, 10 सेकंड में, तो बताइए प्लेटफॉर्म को कितने में करेगी, 25 माइनस 10 सेकंड, इसका मतलब 15 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने समझ लिया होगा, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, इसको स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिया हो, क्लीन क्लीन मैं बताता हूं क्या, कि 150 मीटर इसकी लंबाई है, और इसको पार करने में वो कितना समय लेती है, 15 सेकेंड, और खुद की लंबाई को पार करने में वो कितना समय लेती है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों अब आपका आंसर 100% आ गया, बस इतना आपको निकालना रहता है। अब बताता हूं मैं क्या करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम ट्रेन की चाल निकालेंगे। चाल निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो किसकी दूरी दी गई है भाई, प्लेटफॉर्म की, तो उसी का समय भी ले लेते हैं। इसको पार करने में कितना समय लगाता है, 15 सेकेंड, तो हमको चाल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, हमारा चाल मिल गया। तो चाल मतलब होता है एस से दर्शाते हैं ना, तो चाल हमको मिल गया 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वो चल रही है। ठीक है, अब हमको निकालना है लंबाई, तो लंबाई मतलब दूरी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई बराबर, देखिए डी बराबर चाल गुणा समय, लंबाई हमको निकालना है तो क्या निकालना है, चाल गुणा समय यानी टी। ठीक है, तो चाल हमको कितना दिया गया है, 10 गुणा समय कितना है, तो समय आप किसका लेंगे, किसका लेंगे भैया, चाल किसका ले रहे हैं, ट्रेन का ले रहे हैं ना, तो समय भी किसका लेंगे, ट्रेन का ही लेंगे। तो ये भी 10 सेकंड में जा रहा है, इसका मतलब 10 दहम 100 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, दूरी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए इसको बनाने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, वरना सीधा यहाँ पर से मैं क्या निकालता, यहाँ पर 150 है, इसका 25 है, इसका 10 है, तो सीधा अंतर निकाल दीजिए, प्लेटफॉर्म का आ गया, और सीधा यहाँ पर मैं क्या निकाल देता, चाल निकाल देता और सीधा मान रख देता। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, बहुत ही शानदार। यदि x प्लस, देखिए इस प्रकार से है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 आपको दिया है, ठीक है, तो x का घात 4 प्लस 1/x का घात 4 का मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर एक सूत्र बता देता हूँ, यहाँ पर अगर n है, n मान लेते हैं, तो इसका सूत्र होता है कि अगर x प्लस 1/x का पावर n है बराबर n है, तो अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमको निकालना है ना, हमको क्या करना होगा, सीधा n स्क्वायर माइनस 2, ये सूत्र होता है। मतलब n का वर्ग कर दो और 2 घटा दो, हमारा सीधा आंसर आता है। अब उसी प्रकार से अगर हमको x का 4 प्लस 1/x का 4 निकालना है, तो हमको क्या करना है, बस जो ये सूत्र है ना उसका वर्ग कर दो और 2 में घटा दो। ठीक है, तो देखिए n स्क्वायर माइनस 2, इसका वर्ग माइनस 2। बस इसी प्रकार से ये सीरीज पूरी चलती ही रहती है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते जाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, 5। देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो देखिए हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, n स्क्वायर माइनस 2, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 2, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 माइनस 2 बराबर 23। ठीक है, सीधा मैंने मान रख दिया। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 2। अब अगर हमको क्या निकालना है, x का 4 प्लस 1/x का 4 निकालना है ना, तो जो हमारा उत्तर आया है, देखिए n स्क्वायर माइनस 2 का मैंने वर्ग किया, अभी 2 घटाया, तो सीधा हमको क्या करना है, 23 का वर्ग करना है, और क्या करना है, -2 करना है। ठीक है, तो 23 का वर्ग कितना होता है भाई,
शायद 529 होता है ना, तो 529 और फिर क्या होता है -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 527। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। और कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ ये मेथड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाने में आपको टाइम लगा है, इसको बनाने में आपको चुटकियों में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अभी कथन दिया है यदि किसी वस्तु पर क्रमशः 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो कुल छूट 28% होगी। कारण दिया है क्रमिक छूटों में कुल छूट a + b - a × b अपॉन 100 है। देखिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि क्रमिक छूट अगर आपको निकालनी है तो क्या करना था, सीधा इसी सूत्र में आपको मान रखना था। तो यहाँ पर सीधा का सीधा सूत्र दे दिया गया है। तो दोस्तों कारण यहाँ पर तो 110% सही है, क्रमिक छूट निकालने का सूत्र यही होता है। चलिए हमने एक और चीज बताई थी आपको, अगर मेथड समझना है तो क्या करना है, बस इन दोनों को पहले जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 20 धन 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। फिर माइनस करना है, फिर क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर दो, तो 20 × 10 बराबर 200/100। ये मैंने कल बता दिया है, कट जाएगा 30 - 2 बराबर 22%। ये हमारा सीधा आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार से मेथड से नहीं करना है, सीधा आप एक एक करके मान रख सकते हैं। तो इसमें मान रखिए तो भाई 20% + 10% माइनस 20 × 10/100। इसी चीज को मैंने सूत्र में लिख दिया है, लेकिन आपको जल्दी सॉल्व करना है तो सीधा इसको फॉलो कीजिए। तो ये हो जाएगा 30 - 200/100, कट जाएगा, इसमें से 2 गया कितना 28। हमारा अभिकथन भी 110% सही होगा। और क्योंकि हमने यहाँ पर मान रखकर इस अभिकथन की पुष्टि की है तो कारण इसकी पुष्टि करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर स्थिति दी गई है और यहाँ पर परिणाम दिया गया है, इसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यदि 25% लाभ पर आपको दिया जाता है चीजें, 25% आप लाभ कमा रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर से आपको बताना है। बहुत ही शानदार, चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, एसपी मतलब क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। अब मैं एसपी और सीपी लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए हम एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो देखिए अगर आप 25% का लाभ कमा रहे हैं, इसका मतलब यदि आपने कोई भी वस्तु 100 रुपए में खरीदी, तो अगर आपको 25% का लाभ कमाना है, मतलब 100 रुपए का 25% कितना होगा 25 रुपए, तो आपको 25 रुपए का लाभ कमाना है तो कितने में बेचोगे, 100 रुपए में खरीदोगे और 125 रुपए में बेचोगे, तभी तो आपको 25 रुपए का लाभ होगा। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। तो इसको मुझे दशमलव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ये 1.25 हो जाएगा, 1.25, दो संख्याओं के पहले दशमलव। अब इसी को मैं अगर ये भी लिख सकता हूँ, एसपी बराबर सीपी, इधर चले जाएगा 1.25 के, तो 1.25 इंटू सीपी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, तो 1.25 गुना किसके, क्रय मूल्य के। तो किसमें है भैया, तो 1.25 गुना किसके, क्रय मूल्य के। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर 20% हानि पर विक्रय मूल्य निकालना है तो देखिए फिर से मैं निकाल देता हूं, एसपी अपॉन सीपी बराबर, अब देखिए 100 रुपए में आपने सामान खरीदा और आपको अगर 20% की हानि हुई, इसका मतलब आपने कितने में बेचा, जाहिर सी बात है 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेचा, अभी तो 20 रुपए की हानि हुई। चलिए इसको अगर मैं नॉर्मल में चेंज करूं तो क्या है, 0.8 दशमलव में चेंज करना तो आता ही है। अब इसको मैं एसपी बराबर क्या लिख सकता हूँ, सीपी तिरिया गुणा होके इधर चले जाएगा, 8 शून्य गुणित क्रय मूल्य, तो तब एसपी कितना हो जाएगा 0.80 गुणा, देखिए बी का क्या हो जाएगा 1। तो A2B1, B1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन हमको बाकी को भी सॉल्व करना है। तो चलिए की दिया है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपने 100 रुपए में सामान खरीदा, सीपी है, और 100 रुपए में ही सामान को बेच दिया, तो क्या आपको कोई लाभ या हानि होगा, क्या नहीं होगा। 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो आपको ना तो लाभ होगा और ना ही, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है डी, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, वो भी ब्याज दर कितना 10% पर।
तो देखिए दोस्तों, ब्याज दर निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का शानदार सूत्र क्या है आपको बताता हूं। हर टॉपिक को यहां पर कवर कर रहे हैं ना हम, हर टॉपिक को। चलिए, ये होता है, यही सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ पर 10% ब्याज की दर है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ पर 10 लिखिए, प्लस उसी 10% पर ही दे रहे हैं, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज है, प्लस एक्स और वाई का मान वही है, तो यहाँ पर 10 गुणित 10, एक्स भी वही है, वाई भी वही है ना, 10% ब्याज पर, तो सीधा रख दीजिए मान। तो ये हो जाएगा 10 धन 10 20 धन, ये हो जाएगा 0 0 0 0, कितना हो जाएगा 1। तो 21% यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा। तो सीधा डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से इस सूत्र को बस आपको याद रखना है, आपका आंसर चुटकियों में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन से कथन असत्य है आपको बताना। ठीक है, कौन सा असत्य है बताइए। तो देखिए ए है, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, ये कथन है। तो देखिए दोस्तों, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि साधारण ब्याज हमेशा हमेशा मूलधन पर मिलता है और मूलधन हमेशा समान रहता है, तो कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलता है। तो दोस्तों ये तो पूर्णतः सत्य है। ठीक है, ये असत्य नहीं है। बी में आते हैं, अगर समान मूलधन दर और समय पर चक्रवृद्धि ब्याज सदैव साधारण ब्याज से अधिक होता है। तो दोस्तों अगर आपका मूलधन पी बराबर है और आर भी बराबर है और टी भी बराबर है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर बोल रहा है कि एस आई हमेशा छोटा होगा, सॉरी एस आई हमेशा छोटा होगा सी आई से। क्या ये सही है? तो नहीं दोस्तों, जब हम पहले वर्ष की बात करते हैं, इसका मतलब प्रथम वर्ष में टी तो हमेशा एक ही होता है ना। प्रथम वर्ष में टी बराबर 1 होगा। तो पहले वर्ष में हमारा साधारण ब्याज और मूलधन का ब्याज हमेशा बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो दोस्तों जब पहले वर्ष का हम ब्याज करना करेंगे, तभी तो दूसरे वर्ष में हम ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे। तो हमेशा एस आई या सी आई दोनों में प्रथम वर्ष का जो है ब्याज क्या है, समान होगा। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर तो अधिक है लिखा है, तो ये पूर्णतः गलत होगा। ठीक है, गलत होगा, बी यहाँ पर गलत है। अब देखिए सी देखते हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात सी बराबर 8:15 होगा। तो इसका निकालने के लिए शानदार मेथड है क्या, अनुपात वाला। जब भी इस प्रकार से ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है, तो आपको अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है ना, तो आपको कैसे रखना है, सबसे पहले ए अनुपात बी का मान रखिए 2:3। अब उसके बाद बी अनुपात सी का मान ठीक 3 के नीचे, बी के नीचे रखिए, तो इसके नीचे यहां से शुरू करना है, तो ये हो जाएगा 4:5। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, तो बस यहाँ पर जगह खाली है उसके पहली वाली संख्या को भर देना है। देखिए यहाँ पर जगह खाली है, तो इससे पहली वाली संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। यहाँ पर जगह खाली है, तो इससे पहली वाली संख्या क्या है, 4 है, इस 4 को रख दीजिए। बस अब सॉल्व कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12 और 4 दूनी, तो किसका मान है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो हमको निकालना है ए अनुपात सी का, तो ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा, ए की जगह में कितना है 8, अनुपात सी के जगह में कितना है 15, 8:15, तो ये ऑब्वियसली सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं डी, साझेदारी में लाभ का बंटवारा केवल पूंजी के अनुपात में होता है, समय का कोई प्रभाव नहीं होता। चलिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जब भी आपको लाभ निकालना है, अब देखिए जैसे आप किसी बिजनेस में अपना पैसा डालते हैं, मैंने 100 रुपये लगाया, अब मैंने 100 रुपये लगाया और 100 रुपये मैंने 1 साल के लिए लगाया, तो मुझे अलग लाभ मिलेगा, अलग ब्याज मिलेगा। 100 रुपये को मैंने 2 साल के लिए लगाया, तो मुझे और ज़्यादा मिलेगा। 100 रुपये को मैंने 3 साल के लगाया, तो और ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं समय का इस पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं है किसी ने 2 दिन के लिए लगाया उसको भी उतना ही मिलेगा, किसी ने साल भर के लिए लगाया उसको भी उतना ही मिलेगा। तो दोस्तों लाभ बराबर क्या हो जाता है, पूंजी जितना आपने लगाया उतना समय। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी आपको समय का कोई प्रभाव, समय को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो लाभ पूंजी और समय के समानुपाती ही होती है, जितना आप पूंजी लगाएंगे और जितने समय के लिए लगाएंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये पूर्णतः गलत है। तो दोस्तों बी और डी यहाँ पर गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कौन सा असत्य है आपको पूछा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर
14 में आते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य मतलब एमआरपी है ना, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 19% का लाभ कमाता है, तो यदि क्रय मूल्य 850 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही शानदार। जब भी इस प्रकार से आपको क्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पर छूट दिया है, लाभ दिया है और आपको पूछा जाता है मार्केट प्राइस, तो एक सूत्र आपको याद रखना है, क्या पिछले क्लास में बताया था, MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इसमें बस आपको मान रखना है, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, अब MP निकालना है, तो देखिए सीधा मान रखते जाइए, CP को पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना 19% कमा रहा है, बटा 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया भाई 15, और CP को इधर गुणा कर दिए क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य कितना है 850, तो मैंने रख दिया। कितना हो जाएगा भाई 850 पहले लिख लेता हूँ, गुणा ये हो जाएगा 119 बटा ये हो जाएगा 85, तो कितने में जाएगा 85 कम 85, इधर 85 कम 85 10, तो यह हो जाएगा 1190। तो आपका मार्केट प्राइस MP कितना मिल गया भैया हमको 1190, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। तो देखिए इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी आपको इस प्रकार से मार्केट प्राइस पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस अगर पूछा जाए तो सीधा आपको क्या करना है, क्रय मूल्य जितना दिया है उसको लिखिए। अब जितना देखिए लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ कमा रहे हैं मतलब कितने में बेचेगा 119% में बेचेगा कि नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए 19% का अगर लाभ कमा रहा है तो बेचेगा कितने 119% में, तो यहाँ पर सीधा लिखिए 119 बटा 15% की छूट दे रहा है, छूट दे रहा है मतलब कमी कर रहा है, कमी कर रहा है ना, तो दोस्तों 15% का कमी कर रहा है, तो हमेशा 100 को आधार मानिए, तो 100 में से 15 कम कर रहा है, जैसे 100 में से 19 बढ़ाया ना मैंने, वैसे 100 में से 15 को कम करना है, तो कितना हो जाएगा ये 85। तो देखिए इतना लंबा करने की जगह में यही जो पद है सीधा यहाँ पर से आ गया, तो इसको सॉल्व कीजिए, सीधा आपका 1190 यहाँ पर से भी आंसर आता, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट रहता। ठीक है, इतना लंबा आपको जो फॉर्मूला है ना यहाँ पर अरेंज करने की जरूरत नहीं होती, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए दिया है, यदि A और B ने क्रमशः 40,000 और 60,000 लगाकर व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद C ने 50,000 लगाए, वर्ष के अंत में कुल लाभ 37,500 का हुआ, तो C का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर A है, मैंने लिखा यहाँ पर अनुपात लिख दिया B का, यहाँ पर अनुपात लिख दिया C का, 3 लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया। अब मैंने एक चीज बता दिया है क्या, कि लाभ बराबर होता है आपने जितने समय के लिए पूंजी लगाया है, पूंजी गुणा समय। तो यही बात तो मैंने पहले भी की है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणित समय। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखते जाइए, ए ने 40,000 रुपए लगाया, 40,000 रुपए लगाया भाई, बी ने कितने लगाया 60,000 रुपए लगाया, 60,000 रुपए लगाया भाई, और सी ने कितने लगाया 50,000 रुपए लगाया। ठीक है, तो ये पूंजी का मान हो गया। अब हमको लाभ निकालना है, तो समय से क्या करना है गुणा, तो गुणा करना है हमको समय से, समय से। तो बताइए ए शुरू में पैसा लगा देता है और साल भर के लिए लगाता है, तो देखिए वर्ष के अंत में पूछा है ना, इसका मतलब उसने कितने महीने के लिए लगाया, टोटल 12 महीने के लिए लगाया। बी ने भी उसी प्रकार से वर्ष के अंत तक लगाया, तो इसने भी कितना 12 महीने के लिए लगाया। लेकिन सी ने 4 महीने बाद चालू किया, तो इसने केवल और केवल 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो 8 महीने के लिए पैसा लगाया। तो इसलिए देखिए यहाँ पर पूंजी गुणा समय, वही तो लाभ होगा। ठीक है, उनका अनुपात मैंने निकाल दिया। अब चलिए काटते जाते हैं भाई, क्या क्या कटेगा काटते हैं। तो यहाँ पर से ये 4 0 और ये 4 0 और ये 4 0 सीधा कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर किसे जाएगा 4 1 कम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी ले जाएगा, और 2 से जा सकता है क्या, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, अब 2 भी यहाँ पर कट गया, तो कितना बचा 6 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात, ये हो जाएगा 5। तो 6 अनुपात 9 अनुपात 5, ये 6 है ना, 6 अनुपात 9 अनुपात 5, ये किसका निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक है, अब लास्ट में क्या बोल रहा है कि 37,500 का लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुल लाभ यह है लाभ टोटल, अगर देखिए ए बी और सी का कितना हुआ 9 6 15 और 5 20, तो 20 अनुपातिक 20 का मान कितना दिया है यहाँ पर
37,500, यह है ना। और हमको निकालना है सी का हिस्सा, तो बताइए यहाँ पर सी का मान कितना है, 5 है। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो सी का मान निकालना है। तो देखिए अनुपातिक 20 का मान इतना है, तो 5 का मान कितना होगा, 37,500 बटा कितना हो जाएगा 20 गुणा, इसका निकालना रहता है उससे गुणा। चलिए गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, तो अगर मैं गुणा करूं तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 चौक 20 और 4 4 नियम 36, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 9 3 7 5 यहाँ पर आंसर आएगा। तो ऑप्शन में है 9 3 7 5, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, बस इसके अनुपात को यहाँ पर मिलाना था। ऐसा ही प्रश्न हमने पहले भी कर लिया है, इसलिए आपकी बार बार प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बोलता है अभिकथन है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कारण है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको अभिकथन को सिद्ध करना है, तो यहाँ पर कारण को पहले देख लीजिए। तो सबसे पहला तो कारण 100% सही है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोण को अगर मैं मानूं थीटा, कोण को अगर मैं मानता हूँ थीटा, तो इसका मतलब 3 थीटा, 3 कोण हो गए, एक तीनों कोणों का योग 3 थीटा बराबर कितना है, 180 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 180 बटा 3, 3 एक कम 3, 3 छक्का, इसका मतलब थीटा मतलब कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब एक कोण का मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया। तो दोस्तों अभिकथन भी यहाँ पर 100% सही है, और कारण के द्वारा ही अभिकथन की पुष्टि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सही जोड़ी मिलाना है भैया, बहुत ही शानदार सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर आकृति दी गई है और यहाँ पर परिमाप या परिधि, ठीक है। बाकी 2D आकृतियों का क्या होता है, परिमाप, और वृत्त का निकालते हैं तो परिधि बोलते हैं उसी को, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है मान और मिलाते जाना है। चलिए सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए वर्ग का आपको निकालना है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप तब निकालना है जब भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर। देखिए ये एक वर्ग है, अगर इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, इसका मतलब वर्ग का क्या प्रॉपर्टी है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो परिमाप का मतलब ही क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। माइंड में घुसा लो, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, किसी भी आकृति में आप लो, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। बढ़िया, जोड़ दीजिए भाई, 4 बार इसको जोड़ दीजिए, 8 + 8 + 8 + 8, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। वर्ग का कितना आ गया, 32, तो वर्ग का आ गया 32। अगर ऐसा नहीं निकालना है तो सीधा सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4a, 4a। तो 4 इंटू ए कितना, एक भुजा, ए बराबर होता है भुजा, 8 रख दीजिए, 8 चौक 32, सीधा यहाँ पर से आप निकाल सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट से ही सूत्र बनता है, ठीक है। अब आता है आयत। तो आयत में क्या होता है, लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए ये आयत है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया है 12 और चौड़ाई दिया है 7। आयत का ये प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अगर ये 7 है तो सामने वाले भी 7 होगी, ये 12 है तो सामने वाले भी 12 होगी। तो चलिए भाई परिमाप निकालिए। तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। जोड़ दीजिए, 12 + 7 + 7, सॉरी +12 + 7, जोड़ दीजिए, 12 दूनी 24 + 14, कितना हो गया, 4 4 8 और 3 38। तो ये हो जाएगा आयत का। अब इसको नहीं निकालने आता तो ये एक सूत्र भी है, कौन सा सूत्र, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। यहां पर से भी आप मान रख सकते हैं, तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई कितना है भाई, कितना है, तो लंबाई है हमारा दिया गया है 12, चौड़ाई दिया गया है हमको 7, कर दीजिए, 12 7 19, 19 गुणित 2 करोगे तो 38। यहां पर से भी निकल सकता था, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप निकालना है। तो सीधा सूत्र होता है 2πr, वृत्त की परिधि या परिमाप का सूत्र होता है 2πr। 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर कितना दिया है, त्रिज्या 7, 7 और 7 कट गया, 22 दूनी 44 यहाँ पर आंसर होगा। तो वृत्त का कितना हो जाएगा भाई, 44। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज ये होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ही क्या है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर एक भुजा अगर 10 दी गई है तो बाकी भी भुजा क्या होगी, 10 और 10। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। इसका मतलब तीनों को जोड़ दो, 10 + 10 + 10 बराबर कितना होता है, 30।
इस प्रकार से ये 30। अगर ऐसा नहीं निकालना है तो सीधा समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर A2 है, B4 है, A2 B4, ये देखिए A2 B4 इसी में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। आप अगर देख पाएंगे ना, इसी एक प्रैक्टिस सेट से ही पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा मैराथन क्लास जैसे ही यहाँ पर मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आपका बेसिक पूरा मेरा क्लियर करना है, यही मेरा टारगेट है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाऊं, छोटा वीडियो बनाऊं और जल्दी जल्दी व्यू क्रिएट करूं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपकी मर्जी है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो यार डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, आपका जो निर्णय है वो मुझे अच्छा लगेगा। अगर पसंद नहीं आ रही है डिसलाइक कीजिए, मुझे पता चलेगा कि हाँ यार आपको पसंद नहीं आ रही है, मैं सीधा चेंज कर दूंगा टॉपिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और अगर पसंद आ रही है तो यार कमेंट में लिखिए शानदार, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए दिया है कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला देखिए, वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। देखिए जीवा यानी चौड़, ये होता क्या है? तो वृत्त का जो चौड़ होता है ना, उसका मतलब होता है दोनों सतहों को टच करने वाली लाइन। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे की सतह को टच कर रही है, ये लाइन भी वैसे ही टच कर रही है, ये लाइन भी वैसे ही टच कर रही है, ये लाइन भी वैसे ही टच कर रही है। ठीक उसी प्रकार से ये लाइन भी होती, ये लाइन भी होती, मतलब आपस में टच करने वाली लाइन। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वाली जीवा होती है ना, वो क्या होती है? जाहिर सी बात है, जो उसकी केंद्र से गुजरे। ये देखिए ये सबसे बड़ी जीवा हुई, और इसी को हम क्या कहते हैं? जो केंद्र से गुजरने वाली लाइन होती है, इसी को व्यास भी कहते हैं। तो दोस्तों वृत्त की सबसे लंबी जीवा उसकी क्या होती है? व्यास होती है। ये ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि वो तो जीवा भी है और व्यास का भी काम कर रही है। ठीक है, दोनों की यहाँ पर नियम की पुष्टि वो करती है। ठीक है, तो केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी रेखा वही तो उसका व्यास होती है ना। चलिए अब आता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए ये है वृत्त है, अब इसको बीच से दो भागों में बांट देते हैं, ये एक भाग है, ये एक भाग है। अब यहां से एक कोण बन रहा है, तो देखिए एक कोण बन रहा है। तो दोस्तों जब भी हम अर्धवृत्त में कोण बनाते हैं तो वो हमेशा कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर 110% करेक्ट होगा। अब आते हैं सी में, एक ही वृत्त खंड में बने सभी कोण समान होते हैं। अब देखिए वृत्त खंड ले लिए, ये देखिए ये एक वृत्त खंड छोटा से ले लिया हम लोग। ठीक है, अब इसमें से क्या है, जितने भी कोण आप बनाओ, देखिए जैसे ये एक कोण बनाया और ये एक कोण बनाया, अब जितने भी कोण बनाओ तो देखिए जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये वृत्त की प्रॉपर्टी है, किसी भी वृत्तखंड में बने सभी कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये भी सही है। अब चौथा देखते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए इसमें देखिए ये वृत्त का केंद्र है वो, और मान लेते हैं ये वृत्त की जीवा है, ये दोनों भागों को स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पर से हम एक लंब डालते हैं, तो इसका कहना है कि जब भी इस पर लंब डाला जाए जीवा पर, तो ये दोनों को बराबर भागों में बांट करती है। इसका मतलब ये भाग और ये भाग बराबर है, इसका मतलब है AM बराबर हो जाएगा MB के। जैसे ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 110% सही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ABCD सभी सही है। तो यहाँ पर मैंने वृत्त की यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज को लाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हैं? तो देखिए एक बेलन है, अब उसको पिघलाकर हमको गोला बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन कितना होगा वो n गुणा होगा, n गुणा होगा कितना? गोले का आयतन के, आयतन के। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। ठीक है, क्योंकि बेलन के आयतन से ही क्या बना रहे हैं? गोले बना रहे हैं। जितना बेलन का आयतन होगा वही होगा n गुणा किसके? गोले का आयतन के। अब देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, जहां r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। ठीक उसी प्रकार से गोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, गोले का त्रिज्या में बड़ा r मान लेता हूं, r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर से पाई और यहाँ पर से पाई दोनों कट गया। ठीक है, यहाँ पर से r त्रिज्या किसकी दी गई है? बेलन की, तो सीधा रखते हैं यहाँ पर मान। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 6 36 गुणित h का मान कितना दिया है? 15, रख देते हैं। n का मान हमको निकालना है, गुणित 4/3 गुणित r का मान कितना है? 3 दिया है,
3 का क्यूब बराबर कितना हो गया 27, तो काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 या 27, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब n का मान निकालना है तो इसको नीचे भेज दीजिए, 36 गुणित 15 बटा 9 चौक 36 नीचे आ जाएगा, 36 और 36 कट गया तो n बराबर कितना आएगा 15। इसका मतलब कितने गोले बनाए सकते हैं, 15 गोले बनाए जा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा अंतिम है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसके बाद हमारा यहीं पर से दी एंड होगा, हमारा नहीं क्वेश्चन का भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समचतुर्भुज अर्थात रोम्बस के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये इसके विकर्ण है, ये भी इसके विकर्ण है, ठीक है। D1 मान लेते हैं, यहाँ पर 24 दिया है, और ये कितना दिया है D2 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप हमको निकालना है। तो बहुत ही शानदार, सबसे पहले किसी भी समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसका सूत्र होता है 1/2, अगर विकर्ण आपको दिए हैं तो सीधा हो जाता है D1 इंटू D2, मतलब विकर्ण 1 गुणित विकर्ण 2। तो यहाँ पर सीधा सूत्र रखिए 1/2 गुणित D1 का मान कितना है भाई 24 गुणित D2 का मान कितना है भाई 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, सीधा यहाँ पर मान रखिए 5 चौक 20, तो 5 दूनी 10 और 2 तो 120 यहाँ पर क्षेत्रफल हुआ। तो 120 किस में है भाई, ए में है, सी में है, तो बी में तो ऑप्शन नहीं है, डी में भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 120 आ गया। अब इसका परिमाप निकालना है, परिमाप निकालने के लिए बेसिक जानिए इसका। तो देखिए कोई भी समचतुर्भुज है ना, उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए ये D1 है, ये D2 है, इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो D1 का मान 24 है, तो ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, और D2 भी वैसे ही बराबर भागों में विभाजित होगा, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है वैसे 4 त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज का मान निकल गया मतलब चारों का निकल जाएगा, बराबर भाग है। तो देखिए ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए, जब भी 5 और 12 आता है ना तो इसका ट्रिपलेट होता है 13। ये ट्रिपलेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बेसिक से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लंब दिया है, आधार दिया है, ये एंगल के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, तो इसका मान हमको निकालना है, एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर लंब दिया है 5, 5 का वर्ग कितना 25 प्लस आधार का वर्ग मतलब 12, तो 144, 12 का वर्ग 144, ये हो गया 169। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा भाई, वर्ग इधर जाके अंडर रूट, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13, तो इसका मान हो जाएगा 13। जाहिर सी बात है समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है, अगर ये 13 है तो ये भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है। और परिमाप अगर निकालना है तो मैंने बताया सभी भुजाओं का योग। तो देखिए दोस्तों परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, इसका मतलब 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, का मतलब 13 चौक 52, 52 यहाँ पर परिमाप आ गया, तो 52 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी ये मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगभग 1.5 घंटे की कंटिन्यू क्लास, इसके बाद PDF बनाना, थंबनेल बनाना, अपलोड करना बहुत मेहनत का काम होता है। अगर आपने वीडियो कभी यूट्यूब चलाया है, यूट्यूब मैनेज किया है तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।